उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त बीजेपी के पहली बार चुने गए 109 विधायकों को संबोधित कर रहे हैं। सीधा हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। लोकतंत्र में विधायिका का अपना महत्व है और जिस 3 पायदान पर लोकतंत्र खड़ा है, इसमें संसदीय लोकतंत्र में विधायिका की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन विधायिका के सामने एक विश्वसनीयता का संकट भी खड़ा हुआ है और विश्वसनीयता का जो संकट खड़ा होता है, अक्सर आप देखते होंगे और मैं अक्सर इस बात को महसूस करता हूं और महसूस किस रूप में करता हूं। एक बार मुझे एक बहुत बड़े नौकरशाह के साथ मेरा एक बात को लेकर हल्का विवाद हुआ। एक संसदीय कमेटी में हम लोग गए थे। वे पहले नौकरशाह थे, बाद में सांसद हो गए थे, हमारे साथ कमेटी में थे। नहीं, उस समय वह कमेटी के किसी कार्यक्रम में वह आए थे, उस समय संसद नहीं थे। तो उन्होंने बहुत अटपटी बात हमारे माननीय सांसदों के प्रति की, संसदीय परंपरा के प्रति की। तो मैंने उनको टोका और मैंने उनसे इस बात को कहा, मैंने कहा मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैंने कहा कोई संसदीय लोकतंत्र में कोई एक संस्था ऐसी है कि जो सचमुच जवाबदेह है तो वह विधायिका है। उन्होंने कहा कैसे आप कह रहे हैं? मैंने कहा भी अगर हम जिस जनता ने हमें चुना है, जिस उद्देश्य से चुना है, उसके अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो हमें 5 साल में जनता के बीच में पुनः जाना होता है। जनता पुनः तय कर देती है कि हम जवाबदेह हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो जनता को अधिकार है कि हमें फिर से वापस भेज दे, हमें फिर से न चुने। लेकिन क्या अन्य जगह है? हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि किसी न्यायाधीश को एक बार बना देंगे तो न्यायाधीश 5 साल के बाद पुनः जनता के बीच में जाएगा? कभी नहीं। क्या हम किसी अन्य संस्था के बारे में, कार्यपालिका से जुड़े हुए किसी अन्य उस पर इस बात को कह सकते हैं? कभी नहीं। आखिर यह उस विधायिका पर आप उंगली उठा रहे हैं। और फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा इस देश में न्यायपालिका से रिटायर होने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि मैं सांसद बन जाऊं, आर्मी का जनरल भी चाहता है मैं सांसद बन जाऊं, कोई बड़ा नौकरशाह भी चाहता है कि मैं सांसद या विधायक बन जाऊं। लेकिन उंगली फिर भी उन्हीं पे उठती है, विधायक पे, सांसद पे। ये उंगली क्यों उठती है? लेकिन है कुछ तो बात है। जहां संभावनाएं हैं वहीं पर उंगली उठने की गुंजाइश भी होती है और मुझे लगता है और कुछ अच्छा किए जाने की आवश्यकता है। और वह संदेश हम दे सकते हैं अपने सदन के माध्यम से। सदन एक मंच है, आपको अपने आप को निखारने का एक बहुत सुंदर स्थान है, जहां पर आपके द्वारा कही गई बात आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य कर सकती है। आने वाली कई पीढ़ियां उसको देखेंगी, क्योंकि वह तो फिर जो आपने कही बात, वह आने वाले समय में इस विधानसभा की प्रॉपर्टी होगी, विधानसभा की लाइब्रेरी में जाएगी। लाइब्रेरी में कभी आपके बारे में या किसी उस मुद्दे के बारे में कोई व्यक्ति, कोई रिसर्च स्कॉलर कुछ शोध करना चाहता है, उसके बारे में कुछ कार्य करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा कही गई बातें उसके सामने आएंगी। और फिर आप क्या हैं क्या नहीं हैं तब नहीं देखेगा, आपके द्वारा क्या कहा गया, किस प्रकार का आचरण किया गया, वह आपके व्यक्तित्व का निर्माण आने वाली पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करेगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह सदन लोकतंत्र की आधारशिला तो है ही, हमारे स्वयं के व्यक्तित्व के निर्माण का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। और इसलिए इस बात का प्रयास होना चाहिए कि जब हम सदन में अपनी कोई बात रखें तो रखी जाने वाली बात नियमों के दायरे में हो, एक निश्चित मर्यादा में हो। हमारा शिष्टाचार और हमारी सदाशयता वहां पर कहीं भी हमारे धैर्य को खोते हुए न दिखती हो। इस प्रकार की स्थिति अगर हम पैदा कर सकें
तो आने वाले समय में अन्य पीढ़ियों के लिए हम एक आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे, और ये चुनौती हम सबके सामने है। मैं इस बात को देखता हूं, अक्सर मैंने इस बात का अनुभव किया है कि अगर हम नियम के दायरे में कोई बात सदन में रखते हैं, बहुत चिल्लाने की बजाय, शोरगुल करने की बजाय, बैल में आने की बजाय, अगर हम एक दायरे में रह करके नियम के अंतर्गत अपनी बात को कहते हैं तो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ज्यादा प्रभावी होती है, और उसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान का मार्ग निकाल सकते हैं। मैंने देखा है, मैं तो गोरखपुर से सांसद रहा हूं और संसद के रूप में, संसद के सदन के रूप में मैंने इस बात को देखा। जब हम लोग संसद में नियम के दायरे में रह करके जब कोई बात भाग रखते थे, वो प्रभावी होती थी, उसका समाधान निकलता था। गोरखपुर में एक बड़ी झील है, उसका नाम है रामगढ़ ताल। लगभग 1400 एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है। गोरखपुर महानगर का पूरा कचरा, जितना सीवेज, पूरा ड्रेनेज उसमें उड़ेल करके उस झील के अस्तित्व को एक प्रकार से समाप्त सा कर दिया गया था। पूरी जलकुंभी से भरी पड़ी थी। एक बार गंगा यमुना, गंगा जी की, गंगा और देश की उन बड़ी नदियों के प्रदूषण से संबंधित एक मामले को मैंने अपने कॉलिंग अटेंशन से संसद में रखा। मुझे केवल गंगा की निर्मलता को लेकर के, अविरलता को लेकर के था, क्योंकि उस समय टिहरी में डैम बना करके गंगा को अवरुद्ध सा कर दिया गया था। आंदोलन हो रहे थे। मेरे पास लोग आए, क्योंकि मैं इस अभियान के साथ स्वयं जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि सब संसद में तो मुद्दा ही नहीं उठ रहा है। मैंने कहा नहीं, मैंने दिया है और नियम के दायरे में उसके अंतर्गत आएगा, हम इसको उठाएंगे। मैं स्पीकर से स्वयं मिला और लोकसभा स्पीकर से, मैं श्रीमती मीरा कुमार जी उस समय स्पीकर थी, मैं उनसे मिला। मैंने उनसे अनुरोध किया, मैंने कहा ये मामला इस प्रकार का। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा मुद्दा है। मैंने कहा मैं बहुत पहले से दिया हूं, लेकिन आज तक मुझे मौका मिला नहीं। उन्होंने कहा ये तो मेरी पसंद का मुद्दा है, अगर आप इसको उठाते हैं तो मैं आपको परमिट करती हूं। और उन्होंने अगले दिन ही मुझे उस पर मौका दिया। बहुत अच्छी बहस हुई। गंगा जी की अविरलता और निर्मलता को लेकर के था। उसी में मुझे जो उस पर बनने वाले डैम थे उसके मुद्दे को उठाना था। तो जब जवाब देने के लिए उससे संबंधित मंत्री श्री जयराम रमेश जी खड़े हुए, तो उन्होंने इस बात को कहा कि गंगा की निर्मलता और अविरलता को हम बनाए रखेंगे और इस पर कार्य हम लोग किस रूप में करेंगे। साथ साथ उन्होंने एनएलसीपी का उल्लेख किया, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान का उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा इसके अंतर्गत प्राकृतिक ताल और झील के भी संरक्षण का हम कार्य करते हैं। और एनएलसीपी के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न, तो मुझे क्योंकि उसमें 2-3 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलग से पूछने थे, तो मुझे याद आ गया। मैंने कहा हमारे यहां रामगढ़ ताल भी तो एक प्राकृतिक झील है, और क्यों न मैं इसके बारे में मुद्दा उठाऊं, क्योंकि गंगा जी की निर्मलता तो होनी ही है। लेकिन रामगढ़ ताल के मुद्दे को अब मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि गोरखपुर से तो गंगा जी बहुत दूर है। लेकिन मैं रामगढ़ ताल के मुद्दे को अगर उठाऊंगा तो हो सकता है कुछ रास्ता बनेगा, क्योंकि तब तक मुझे पर्यटन मंत्रालय नकार चुका था कि नहीं, रामगढ़ ताल के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने रामगढ़ ताल का उल्लेख किया, मैंने कहा एक प्राकृतिक झील है, 1400 एकड़ में फैली हुई प्राकृतिक झील है। इसके संरक्षण के लिए क्या एनएलसीपी में आप किसी योजना को हमारी स्वीकार करेंगे? तो मंत्री ने खड़े होकर तत्काल जवाब, उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार का प्रस्ताव मेरे पास आता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। तो मुझे कहना, मेरे लिए तो जो मैं चाहता था हो गया। उसके बाद हमने प्रयास किया कि भाई एनएलसीपी में रामगढ़ ताल आ जाए। उसका जब डीपीआर बनाया गया तो डीपीआर बना 124 करोड़ रुपए की लागत का। तो जब मैं मंत्री से पूछा, मैंने कहा भी हमारे यहाँ का प्रोजेक्ट क्या होगा? उन्होंने कहा साहब देखिए 124 करोड़ रुपए की लागत का है, और इसमें जब तक वित्त मंत्रालय से हमें सहमति नहीं मिलती तब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। 100 करोड़ से कम का होता तो मेरे विभागीय स्तर पर मैं कर देता, लेकिन अब वहां जाना पड़ेगा। मैं लगा रहा। श्री प्रणब मुखर्जी जो इस समय हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, वे इस समय वित्त मंत्री थे, तो मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने उनसे आग्रह किया। मैंने कहा हमारे यहाँ का झील है और सदन में मंत्री ने इस बात को कहा है, क्या इस झील को एनएलसीपी में आप पैसा देंगे? आप आश्चर्य करेंगे कि
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी मिलकर के उस झील को 196 करोड़ रुपए दिए। 196 करोड़ उस झील पर अब तक लग चुके हैं, कुछ और कार्य वहां पे प्रारंभ हो रहे हैं। एक बड़ी योजना गोरखपुर को मिली, यानी हम विपक्ष में थे लेकिन सदन में मंत्री के द्वारा कही गई बात, वह मंत्री को उस कार्य को करना पड़ा और एक बड़ी योजना गोरखपुर में आई। लेकिन हमने कभी भी नियम के दायरे के बाहर जाकर के कोई बात नहीं कही, कोई अमर्यादित बात नहीं कही। सड़कों पर आंदोलन विपक्ष के रूप में हम लोग करते थे, लेकिन सदन के अंदर सदन की मर्यादा और उसके सामान्य शिष्टाचार और उनके नियमों का पूरी प्रतिबद्धता के साथ पालन भी हम लोग करते थे। और मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। दूसरा, आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार ला सकता है संसदीय मंचों पर की गई आपकी बहसें।